हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है ग्रुप डी, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल 10+2 यानी जितने भी ऑल वन डे एग्जाम्स होते हैं उसकी हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं दोस्तों। तो इसके पहले वाले क्लास में हमारा 25वें नंबर तक का क्वेश्चन जो है हो चुका था। आज हम 25वें के आगे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। 25वां नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था कि दोस्तों, भारत में सीमांत कृषि की जो भूमि होती है उसका जोत का आकार क्या होता है। तो हमने आपको बताया था 25वें का डी सही था। 1 हेक्टेयर से कम जिस भूमि का जोत होता है उससे कहा जाता है सीमांत कृषि भूमि का जोत। और अब आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली उपर्युक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। यानी जो पृथ्वी पर है दोस्तों, जो पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ऐसे तो रेखाएं कईयों हैं हाँ दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में और 360 जो है दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं खींची गई, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली उपर्युक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। हाँ दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा मतलब जो दक्षिण में होती है, भूमध्य रेखा मध्य में होती है और कर्क रेखा उत्तर में होता है दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है बीच से डिवाइड करती है पृथ्वी को और मकर रेखा दक्षिण में होती है। तो वही पूछ रहा कि किन किन से होकर गुजरती है। तो 26वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वह क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से, ब्राजील से और चिली से। तो इसलिए 26 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी जितने देश दिए हैं सभी से मकर रेखा होकर गुजरती है हाँ दोस्तों। तो आप मैप में भी देख सकते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से 27वां क्वेश्चन का नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है। माफ करिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है। यानी टेलीग्राफ पठार, कोको कटक, वेल्विल कटक, वेल्विस कटक और अगुलहास बेसिन। यानी अगुलहास बेसिन ये कुछ घाटी है, तो उनका क्षेत्र बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगहों पर है। और पूछा है समूहन एक गलत है, कौन सा सही नहीं, यानी 3 सही है 1 गलत है, वही आपको बताना है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेलीग्राफ पठार जो है हिंद महासागर में यह नहीं है दोस्तों। बाकी कोको कटक प्रशांत महासागर में है, वेल्विस कटक अंध महासागर में है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है। लेकिन 27 का जो ए हो जाएगा यह जो है टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है दोस्तों, हिंद महासागर में नहीं है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? दरअसल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। दरअसल भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड, ग्रीनलैंड और क्यूबा। तो 28 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दरअसल ग्रीनलैंड जो है दोस्तों भाग तो है किसका? अमेरिका का, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है दोस्तों? वह है जो है स्कॉटलैंड का है दोस्तों। तो ग्रीनलैंड है लेकिन उसका जो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है दोस्तों, तो ग्रीनलैंड है। तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर रूप से क्लासेस आपको दी जा रही हैं दोस्तों। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। 29वां जो है दोस्तों, निम्न में किसका सुमेलन नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलन का प्रश्न है, बताया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं मतलब कौन सा सुमेल नहीं है। तो 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। जैसे बान, राइन, काहिरा, नील, वियना, वोल्गा, न्यूयॉर्क, हडसन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर दिए गए हैं और वह किस नदी के किनारे स्थित हैं वो बताना है दोस्तों। तो 3 तो सही है लेकिन 1 गलत है। दरअसल अगर आप जानिए दोस्तों, जो काहिरा है ये मिस्र की राजधानी है दोस्तों, वियरा वोल्गा है, वान राइन है और न्यूयॉर्क हडसन है। रूर और राइन का नाम आप सुने होंगे, जो जर्मनी में नदियां बहती हैं। तो 29 का जो आंसर होगा दोस्तों
वह डी हो जाएगा। वियना जो है दोस्तों वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, बल्कि काहिरा नील नदी के तट पर है, ये सही है दोस्तों। और बान राइन नदी के तट पर, ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, ये भी सही है। लेकिन वियना जो है वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है और यही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा है, यही जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कभी कभी कैसे भी पूछ लेगा। नहीं और हाँ वाला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? कांगो, इथियोपिया, जायरे, गैबन। तो भूमध्य रेखीय जलवायु मतलब जो भूमि के मध्य यानी पृथ्वी को जो बीच से डिवाइड करती है जो रेखा जो है दोस्तों, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री, तो उसके उत्तर में उसके दक्षिण में जो जलवायु होती है उसी को भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। तो कौन सा देश नहीं आता है? कांगो, गैबन, इथियोपिया और जायरे। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है यानी 30 है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, दरअसल इथियोपिया जो है यह भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। चलिए दोस्तों, सीधा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के बाद डायरेक्ट उसका उत्तर बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित उत्तर क्षेत्रों में पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप देखें जो 32 का आंसर है दोस्तों, जो सबसे पहले एक चीज और देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 भूल गए थे। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, यानी पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, यानी जो उत्पाद हैं वह पर्यावरण के अनुकूल हैं कि नहीं, जो आप लोग खाते हैं, जो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता को चिन्हित करने के लिए जो सरकार ने आरंभ किया, एक मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या वाटर मार्क। दरअसल इसका जो आंसर होगा 31 का आंसर हो जाएगा बी, इको मार्क। इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन के हिसाब से होता है दोस्तों। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए, हमने आपको देखा 32 पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो 32 का जो आंसर होगा दोस्तों वह ए हो जाएगा, यानी जो पूर्वी हिमालय है वही केवल और केवल क्या है दोस्तों, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग नहीं है और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र यह भी नहीं है दोस्तों। और सुमेलित कीजिए, इसका सुमेलन करना है। गिर वन कहाँ है? गुजरात में है कि नहीं है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी या असम में बांधव सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी। दरअसल अगर आप गिर वन जानते हैं तो गुजरात में है। ए का 4 अगर आप देखेंगे, ए का 4 यहीं में बी में है, तो इसका आपका सीधे आंसर मिल जाएगा कि बी सही है। लेकिन आप जानते रहिए दोस्तों कि जो ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है और बांधवगढ़ सेंचुरी जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा सेंचुरी जो है वह असम में है। इसलिए 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस हिसाब से भी चलते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। माफ करिएगा दोस्तों। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जो आप लोग आज के कोयला पेट्रोलियम यूज करके बिजली बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो भविष्य के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या? जल विद्युत है कि वायु ऊर्जा है कि सौर ऊर्जा है कि परमाणु ऊर्जा? इसका क्वेश्चन इसके पहले वाले भी प्रश्नों में हमने कराया है। तो 34 का जो आंसर होगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। एकमात्र ही ऐसा वैकल्पिक जवाब को मिलता है। 35वां क्वेश्चन है, कथन ए है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो क्या कथन और कारण को सही स्पष्टीकरण से व्याख्या कर रहा है? कह रहा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। दरअसल आप जानते हैं जाड़े वाले समय में दिसंबर और जनवरी में दिल्ली में धुंध सा छाया रहता है दोस्तों। तो कारण और कथन, क्या दोनों कथन और कारण एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो 35 का सी है दोस्तों, ये तथा और दोनों सही हैं। ये सही है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है,
जब दहन प्रक्रिया तो बढ़ती है, साथ ही साथ लोग अलाव, तपनी, पुराल उलाल भी जलाने लगते हैं। जाहिर सी बात है ये तथार्थ दोनों से, परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। वायु प्रदूषण नहीं होता है। अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस, न्यूट्रोफिकेशन, स्मॉग। तो 36 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा न्यूट्रोफिकेशन, यानी स्मॉग में वायु प्रदूषण होता है, अम्ल वर्षा में वायु प्रदूषण होता है, एस्बेस्टोसिस में वायु प्रदूषण होता है, लेकिन न्यूट्रोफिकेशन में नहीं होता है दोस्तों। न्यूट्रोफिकेशन दरअसल पोषण से क्रिया से जुड़ा हुआ शब्द है, आप इसे जानते रहिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है यानी अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारतीय हिंदुस्तान स्वागतम मैत्री। दरअसल 37 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, भारतीय। तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारतीय है। अब आइए दोस्तों 38 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है। यह प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नई दिल्ली में है। हलवा प्रश्न है। अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाओं के तहत किस स्थान पर प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो 39 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा डी, मिजोरम में। आप इसे जानते रहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 7वीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सारे लोग जानते हैं, प्रश्न हलवा है। इंदौर लगातार वो फर्स्ट आ रहा है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन प्रस्तावित था। अब ये प्रश्न हो जाएगा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, क्योंकि बीत चुका है, आप जानते रहिए। 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वह पेरिस हो जाएगा, सही, यहीं पर प्रस्तावित था। 42वां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का पुरस्कार चिराग शेट्टी के साथ किस खिलाड़ी को दिया गया था, यानी चिराग शेट्टी को दिया गया था। और दूसरा जो खिलाड़ी था उससे वह कौन सा खिलाड़ी था, तो वो था सात्विक साईराज रैकी रेड्डी, सात्विक साईराज रैकी रेड्डी। 42 का सी आंसर हो जाएगा। 43वां है 12 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, 43 जो है दोस्तों 43 का सी हो जाएगा, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय। दरअसल दोस्तों ये जो करंट है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अगर आप आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो वहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में 2 से 3 वर्षों का करंट भी पूछा जाता है। लेकिन आप ग्रुप डी वीडियो लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं। अब आइए छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो 44वें का आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा डी, सुकृता पाल कुमार है दोस्तों। 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया, यानी भारत के किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया। आप जानते रहिए दोस्तों। 45 का जो आंसर है फैक्ट है बंगलुरु मतलब कर्नाटक में। हाँ दोस्तों, कर्नाटक शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र स्थापित किया गया। 46 क्वेश्चन है दोस्तों। 46वां है, उत्तर प्रदेश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो वह हो जाएगा दोस्तों 46 का जो आंसर होगा उसका सीधा टू द पॉइंट आंसर बता रहे हैं, सहारनपुर। हाँ दोस्तों, सहारनपुर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 का है, अंकटाग द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथन दिए गए हैं, इस कथनों पर विचार करना है। इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश है, क्या ये सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2022 में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में FOI अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 3
अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः जापान, दक्षिण कोरिया तथा भारत रही हैं। तो 47 का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, लेकिन हमने आपको बताया ना कि अगर आप यूपी पीसीएस आरओआर की परीक्षा देना चाहते थे, करंट आपके लिए, लेकिन अगर ग्रुप डी, वीडियो, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते थे, ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। तो 47 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और ये तीसरा गलत है दोस्तों। अब आइए दोस्तों 48वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था। हो सकता है कभी ऐसे पूछ ले, 25 का ना पूछ करके आपको 24 का पूछ ले कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था, चौथा, सातवां, 12वां और 8वां। 48 का जो आंसर होगा सीधा टू द पॉइंट है, 7वां स्थान प्राप्त था दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। और 49वां दोस्तों, किसको ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को अराकू कॉफी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। यानी किसको ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को अराकू कॉफी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। गिरिजन, पद्मा, सिताब उपरोक्त में से कोई नहीं। दरअसल 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा गिरिजन, ए। 49 का ए हो जाएगा दोस्तों। अब आइए 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वह क्या है, 50वां क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी प्रमुख विशेषताएं मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अगर पहला गलत होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दरअसल दूसरा तीसरा यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो 50 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा बी, यानी दूसरा सही है और तीसरा सही है। दूसरा क्या था, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। जी हाँ, विधायिकाओं को जो है शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया था। और तीसरा था प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था। ये भी सही था, लेकिन ये पहला और चौथा गलत है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, यानी मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते, मूल ढांचे का सिद्धांत और मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। ये बताया गया। कुछ जो है संविधान के सुझाव दिए गए हैं, उन्हें कौन से संविधान संशोधन और कौन से अनुच्छेद के द्वारा और कौन से केस के द्वारा हैंडल किया गया उसे बताया गया। जैसे मौलिक कर्तव्य को आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और आप जानते हैं ये भी जानते हैं मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23वां है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि संसद मौलिक अधिकारों के में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मध्य जो विवाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है। दोस्तों, तो अगर आप देखें मौलिक कर्तव्य मतलब A3 हो जाएगा, यहाँ पर A3 पहला हो गया। और B का देखेंगे तो B का 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। और C मूल ढांचे का जो सिद्धांत है दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस में है। और मानव के अनैतिक व्यापार यानी D2 हो जाएगा, यानी लगभग पहला सही निकल के आ रहा है। तो 51 का जो आंसर होगा दोस्तों वह ए ही होगा, सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 51 का ए के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर शुरू होने जा रहा है वह 52। 52 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। संसद के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। यानी संसद के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की? नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा बात आ जाता है दोस्तों। 52 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी, यानी भारत के निर्वाचन आयोग की। कि कोई अगर संसद जो है चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, उसकी जो योग्यता उसे जो है हटा रहा है, मना कर रहा है, निहर्त कर रहा है, उसको जो है अपदस्थ कर रहा है, तो वह किसकी बात मानेगा? भारत के निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को अगर अयोग्य ठहरा रहा है
तो वो किसके आधार पर राष्ट्रपति करेगा, तो निर्वाचन आयोग के आधार पर करेगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, यानी एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा परमादेश। इसी को आदेश कहा जाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है कि तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है परमादेश। यह आदेश होता है दोस्तों, परमादेश यानी परम आदेश होता है। अब आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जनहित याचिका जन सहयोग नागरिकों को न्यायपालिका तक जाने की स्वीकृति देता है, यानी जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। यानी ये कथन है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। अब इससे रिलेटेड मूवी भी देखे होंगे, जैसे जॉली LLB 1, जॉली LLB 2 है दोस्तों, जिसमें एक अरशद वारसी ने एक्टिंग किया था, एक अक्षय कुमार ने किया था। तो 54 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 55 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, यानी दिनेश गोस्वामी, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। दरअसल यहाँ पर जो है दोस्तों सादिक अली समिति जो है, सादिक अली समिति और दिनेश गोस्वामी समिति जो है दोस्तों, 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति या पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? महाराष्ट्र तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो जो अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष प्रावधान किया गया है किस राज्य के लिए किया गया है दोस्तों? तो 56 का जो आंसर आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, वह है महाराष्ट्र तथा गुजरात। जम्मू कश्मीर मत मारिएगा, महाराष्ट्र तथा गुजरात है। अब आइए दोस्तों 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की अस्थायी वित्तीय समिति, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी वित्तीय समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी वित्तीय समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो जो 57 का आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सी, यानी लोक लेखा समिति है अस्थायी, आकलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति, लेकिन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की कल्याण हेतु जो समिति है वह अस्थायी समिति नहीं है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कृत्रिम अंग निर्माण, कांच उद्योग, परमाणु विद्युत संयंत्र और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कुछ उद्योग दिए गए हैं, वह कहाँ स्थापित हैं भारत में, उनसे पूछा गया। दरअसल यहाँ पर यूपी स्पेशल से ओरिएंटेशन क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ जाइए। जैसे कृत्रिम अंग निर्माण, कांच उद्योग, कांच उद्योग तो आप जानते हैं फिरोजाबाद के लिए है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कांच उद्योग फिरोजाबाद के लिए है, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी सही है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। दरअसल यहाँ पर परमाणु विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों यह लखनऊ यहाँ पर बताया गया। तो 58 का जो आंसर होगा दोस्तों वह सी ही गलत होगा, क्योंकि परमाणु विद्युत संयंत्र यहाँ पर नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। चलिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 59 को देखने का प्रयास करते हैं। तो 59 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी तीनों राज्यों के साथ कौन सीमा बनाता है? सहारनपुर, हापुड़, मेरठ, सोनभद्र। दरअसल सोनभद्र का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। हाँ दोस्तों, तो सोनभद्र वैसे निकल जाएगा। बसता है पश्चिमी जिला मेरठ, हापुड़ और सहारनपुर। दरअसल ये जो 59 का जो आंसर है दोस्तों, ये सहारनपुर जो है, ये सहारनपुर, यही
यही जो है दोस्तों उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्न प्रकार की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता, यानी निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, विंध्यन मिट्टी, करायल मिट्टी। तो 60 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा काली कपास की जो मिट्टी है यह जो है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। अब आइए काली करायल मिट्टी 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूपीसीएआर, आईएआरआई, आईबीआरआई, एनडीआरआई। ये थोड़ा सा शॉर्टकट दिया है दोस्तों, वो बताने का प्रयास है। दरअसल ये सवाल यूपीसीआरआई, अगर आप इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे लिखने में तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 61 का जो आंसर होगा दोस्तों वह सी हो जाएगा। यानी सी जो ये है आईबीआरआई कानपुर में नहीं है, बाकी यूपीसीएआरआई यह लखनऊ में है, आईएआरआई दिल्ली में है और एनडीआरआई करनाल यानी हरियाणा में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? यानी उगाया तो सभी जगह जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कहाँ उगाया जाता है? तो 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो आप जानते रहिए, सहारनपुर और मेरठ में। सहारनपुर और मेरठ में कहाँ प्रधानता प्रमुखता से उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। अब आइए दोस्तों 63 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो 63 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ठीक हो जाएगा, यानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 केंद्र है तथा सूची 2 उसका उद्योग है। फूलपुर, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर किन किन ये जो शहर हैं किस किस वस्तु के लिए जाने जाते हैं, किस किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं, आप ये भी जानते रहिए। जैसे फूलपुर, मोदीनगर, बाराबंकी। अगर मोदी नगर और बाराबंकी की बात करें दोस्तों तो ये जो कानपुर है, दरअसल आप जानते रहिए फूलपुर जो है दोस्तों, फूलपुर जो है दोस्तों उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो आप अगर इतना गेस कर ले रहे हैं, और ये जो मोदी नगर है जो दोस्तों ये रबर के लिए है, तो A2 यहाँ पर है, यानी 64 का डी सही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि आप 2 आ रहा है अगर आप तो अच्छे से आप लगा सकते हैं। अगर आपको 2 नहीं भी आ रहा है दोस्तों तो कम से कम कानपुर विस्फोटक के लिए जाना जाता है, आप इसे जानते रहिए। अब आइए दोस्तों 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों मांडी है, आलमगीरपुर है, हुलास है, देसलपुर जो है दोस्तों 65 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। देसलपुर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। 66 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर लखनऊ में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। दरअसल यही जो देवी पाटन है, आप 66 का जो आंसर होगा दोस्तों आप समझते रहिए, 66 का जो आंसर होगा जेके मंदिर लखनऊ, यही गलत है। बाकी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर है दोस्तों ये लखनऊ में नहीं है, यही गलत है दोस्तों। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ है? लखनऊ में कि कानपुर में? दरअसल 67 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हापुड़। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। 68 का डी हो जाएगा दोस्तों हापुड़। हाँ दोस्तों 68 का नहीं दोस्तों 67 का डी हो जाएगा, 67 का डी हो जाएगा हापुड़। अब आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन आंसर है 68। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? घटता हुआ यानी सबसे पहले ज्यादा, फिर दूसरा, फिर
उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सेवाएं, कृषि, उद्योग। हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो बढ़ा सबसे ज्यादा है वह है दोस्तों सेवाएं, फिर उसका उद्योग है, तब तीसरे नंबर पर कृषि है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है प्रमुख योगदान है इसका कृषि क्षेत्र में। है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा सही। कौन सा दोस्तों? डी वाला, 68 का डी आंसर हो जाएगा सही। अब आइए दोस्तों 69 देखते हैं। 69 का जो क्वेश्चन नंबर है, 69 के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये देखिए 69 क्वेश्चन जो आंसर है दोस्तों कि क्या कह रहा है कि परिणामतः शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? परिणामतः शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बैंक दर, कोष अनुपात, खुली बाजार कार्यवाही और शाख की राशनिंग। दरअसल आप यहाँ पर 69 का जो आंसर होगा दोस्तों, जो 69 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाख की राशनिंग। यह जो है परिणात्मक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है दोस्तों। अब आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहित अर्थ है? कीमतें गिर गई, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। यानी कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहित अर्थ है? यानी खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, कीमतें गिर गई हैं। मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहित अर्थ है, तो 70 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो गया औद्योगिक विकास गतिहीन है। हाँ दोस्तों, 70 का जो डी होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, यानी पहला, तीसरा, चौथा, यानी 70 का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा दोस्तों। 71 का देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। तो फैक्ट है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं कि ये है बिहार है, इसी का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। 72 का जो क्वेश्चन है दोस्तों 71 का डी हो गया। 72 का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इलाहाबाद में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात, यानी 1951, 91, 2001, 2011। अगर 1951 की बात करें जो लिंगानुपात था, हाँ दोस्तों, अगर 1951 की बात करें जो लिंगानुपात था वो क्या था दोस्तों कि सुमेलित नहीं है। दरअसल 2011 जो 940 है यही सुमेलित नहीं है। हाँ दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। बाकी 1951, 946 ये सही है, 1991, 927 ये भी सही है, 2001, 933 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यही सुमेलित नहीं है। 74वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारण है? भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक का अभाव, शहर से गांव की ओर पलायन, कुशल श्रमिक का अभाव। 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सी, कुशल श्रमिक का अभाव। 75 है दोस्तों, 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आप जानते रहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 75 का आंसर हो जाएगा डी, रामपुर। हम चाहते थे ऐसे बता देते थे। चलिए दोस्तों, आज हमने 75 क्वेश्चन तक हल किया, कल हम आपको 75 क्वेश्चन और कराएंगे। बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे, धन्यवाद। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।